हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 15 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, प्रदेश की एक मुफ्त समाधान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिजली से। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना ऑपरेशन कायाकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयों का सुंदरीकरण कराने से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की दिसंबर महीने की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CM योगी ने कहां पर रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फेम अभिनेत्री को हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हर्षाली मल्होत्रा को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पहली बार किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के डॉक्टर्स ने। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस मॉरिस ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नौसैनिक संस्करण ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम में। तो दोस्तों, ये थे कल के वीडियो के क्वेश्चन जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, चारुल चतुर्वेदी जेटली ने पिछले दिनों दुबई में आयोजित मिसेज UAE इंटरनेशनल का खिताब जीता। चारुल उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर से। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं चारुल चतुर्वेदी जेटली जिन्होंने पिछले दिनों जो दुबई में आयोजित की गई थी मिसेज UAE इंटरनेशनल, तो उसका खिताब इन्होंने जीता है। दुबई में रहने वाली कानपुर की चारुल चतुर्वेदी जेटली ने पिछले दिनों दुबई में आयोजित मिसेज UAE इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही टैलेंट राउंड में उन्होंने मिसेज ग्लैमर दीवा का भी टाइटल जीता है। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो चारुल चतुर्वेदी हैं ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली थी और वर्तमान में ये कहाँ पे रह रही हैं? तो दुबई में ये रह रही हैं। और इन्होंने जो दुबई में आयोजित हुई थी मिसेज UAE इंटरनेशनल प्रतियोगिता, तो उसका खिताब इन्होंने जीता है। और इसके साथ ही इन्होंने टैलेंट राउंड में मिसेज ग्लैमर दीवा का भी टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सबसे ज्यादा घरौनी देने वाला जिला कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अब तक वाराणसी पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा घरौनी देने वाला जिला बन गया है। अब किसान के पास खेती के कागजों के साथ साथ घर के कागज भी सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज होंगे, जिससे ग्रामीण एक क्लिक में तहसील से अपने घर के कागजात निकाल सकेंगे, जिसे घरौनी कहा जाएगा। इसके लिए शासन ने स्वामित्व योजना शुरू की है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो स्वामित्व योजना है, तो क्या है स्वामित्व योजना? तो दोस्तों, ये केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना शुरू की थी और इसके अंतर्गत क्या था? तो इसके अंतर्गत जो है
जो लोगों की, ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं तो उनकी ज़मीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग की जा रही है। और इसके अनुसार क्या होगा, तो इसके अनुसार जो भी लोग होंगे तो उनकी ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनकी ज़मीन है। अब देखिए इसके पीछे क्या समस्या थी कि इस योजना को शुरू क्यों किया गया। तो दरअसल ऐसा था कि जो ज़मीन है वो किसी और की होती थी, और जो कोई व्यक्ति है जो कि वहाँ पर ज़्यादा ताकतवर है, तो ऐसे लोग जो है उस ज़मीन पर अपना मालिकाना हक दिखाते थे। तो वास्तव में जिसकी ज़मीन होती थी वो अपनी ज़मीन पर अपना हक नहीं दिखा पाता था। तो इसी को लेकर के केंद्र सरकार ने शुरू की थी स्वामित्व योजना, और इसके योजना के माध्यम से क्या हुआ कि ड्रोन से उस ज़मीन की मैपिंग की जा रही है। और दोस्तों शुरुआत में 6 राज्यों को इसमें चुना गया है। कौन से हैं वो, तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। तो इन 6 राज्यों में शुरुआती तौर पर जो है ड्रोन की मैपिंग शुरू की गई, और 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया कि पूरे राज्यों में इसकी जो ड्रोन मैपिंग है वो कराई जाएगी। और इसके माध्यम से क्या होगा कि जो ड्रोन मैपिंग होगी उसके माध्यम से जो भूमि का विवरण है वो डिजिटल तरीके से तैयार किया जाएगा, और जिन लोगों की भूमि है तो वास्तव में उन्हें ही भूमि दी जाएगी, और इसके लिए उन्हें एक कार्ड भी दिया जाएगा। तो उन्हें किस तरह का कार्ड दिया जाएगा, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके लिए उन्हें जो है संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। तो संपत्ति कार्ड के मिलने से जमीन पर होने वाले जो भी विवाद होते थे उन्हें खत्म किया जा सकेगा। तो दोस्तों इसी के चलते जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है वो पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा घरौनी देने वाला जिला बन गया है। और घरौनी क्या है, तो आप समझे होंगे कि घरौनी जो है ये ग्रामीण आवासीय अभिलेख है जो कि गांव की आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दी जा रही है। यानी ये जो घरौनी होगी इसमें उसकी आवासीय संपत्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घरौनी देने वाला जिला कौन सा बना है, तो ये बन गया है वाराणसी। अब दोस्तों अगर वाराणसी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मैप में देखेंगे, तो ये है मैप में वाराणसी। और ये जो वाराणसी है ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा को टच करता है, तो दोस्तों ये जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर को टच करता है, गाजीपुर को, और इसके साथ ही चंदौली को, और इसके साथ ही मिर्जापुर को, और इसके साथ ही संत रविदास नगर को, जिसे भदोही भी कहा जाता था। तो ये वो जिले हैं जिनकी सीमा को वाराणसी टच करता है। अब वाराणसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसका उपनाम ध्यान रखना है। इसका उपनाम क्या है, तो विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर और घाटों का नगर, ये वाराणसी के उपनाम हैं। और दोस्तों जो वाराणसी है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखना है वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों वाराणसी में कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए, तो यहाँ पर 21वां अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का। कौन सा हुआ है, कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ है। और ये कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था कांग्रेस का 21वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ध्यान रखना है कई बार जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों बनारस का एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो बनारसी रेशम साड़ियाँ, ये बनारस का एक जिला एक उत्पाद है। और अभी जो है बनारस की लाल मिर्च को भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जोड़ा गया है, तो उसे भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों वाराणसी में जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका जन्म हुआ था कहाँ पर, वाराणसी जिले के भदैनी नामक नगर में उनका जन्म हुआ था। वाराणसी के प्रमुख मेले या महोत्सव कौन कौन से हैं, तो नकटैया मेला है, वाराणसी महोत्सव है और दशहरा मेला, ये वाराणसी के प्रमुख मेला और महोत्सव हैं। दोस्तों प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादन गोविंद रघुनाथ दत्ते ने 1845 में किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था कौन सा, बनारस अखबार। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला गंगा रोपवे ये कहाँ पर बन रहा है, तो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ये कहाँ पे बन रहा है, तो ये वाराणसी में बन रहा है। और इसका शिलान्यास कब हुआ था, तो 13 दिसंबर 2021 को इसका शिलान्यास हुआ था देश का पहला गंगा रोपवे का। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ पर बनाया गया, तो ये भी बनाया गया वाराणसी में, और इसका उद्घाटन हुआ था दिसंबर 2021 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र रेलवे संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भी वाराणसी में स्थित है। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी वाराणसी से रिलेटेड हमने आपको बताए, ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 75 सरकारी विद्यालयों के लिए किसके द्वारा स्मार्ट क्लासरूम की भेंट दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक ने बैंकिंग कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR के तहत 75 स्मार्ट क्लासरूम संबंधी उपकरण भेंट किए। प्रदेश सरकार द्वारा इन स्मार्ट क्लासों को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में स्थित 75 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश को 75 स्मार्ट क्लासरूम संबंधी उपकरण भेंट किए गए हैं, जो कि 75 जनपदों में स्थित 75 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। तो बैंक का नाम ध्यान रखना है, कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एस सोमनाथ को। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये बन गए हैं इसरो के, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसके नए चीफ। केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया। एस सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। और दोस्तों ये जो एस सोमनाथ है ये किसकी जगह लेंगे? तो के सिवान की ये जगह लेंगे, और जो के सिवान है उनका कार्यकाल 14 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया है। डॉक्टर सोमनाथ को 2014 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, अब उसके नए चीफ कौन बन गए हैं? तो नाम ध्यान रखना है, एस सोमनाथ, ये नए चीफ बन गए हैं। अब दोस्तों इनके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल कितने सालों के लिए होगा? तो ये 3 साल के लिए बने हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसरो की बात की जाए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक रतन एंड टाटा डू ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा के जीवन पर आधारित पुस्तक रतन एंड टाटा डू ऑथराइज्ड बायोग्राफी को डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया है। रतन एंड टाटा डू ऑथराइज्ड बायोग्राफी जीवनी को पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी द्वारा लिखा गया, जिसे हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक 84 वर्षीय रतन टाटा के बचपन, कॉलेज के वर्षों और उनके जीवन की संपूर्ण यात्रा को दर्शाती है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है रतन एंड टाटा डू ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा इसे लिखा गया है। और ये जो पुस्तक है, तो नाम से ही पता चल रहा है रतन एंड टाटा, यानी जो रतन टाटा हैं उद्योगपति, तो उनके जीवन पर ये आधारित है। इस पुस्तक में उनके बचपन से लेकर के उनकी संपूर्ण जीवन की यात्रा को इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिशन अमानत। पश्चिमी रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के साथ मिलकर मिशन अमानत की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से ट्रैक करके वापस पा सकेंगे। इस नियम के तहत यात्रियों के साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी तय हो रही है। पश्चिम रेलवे की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई कि खोया हुआ सामान वापस पाना और आसान बनाने के लिए पश्चिम रेलवे के RPF ने नई पहल की है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF के साथ मिलकर के एक मिशन की शुरुआत की है। और उस मिशन का नाम क्या है? तो मिशन अमानत इसका नाम है। और इसके माध्यम से क्या होगा? तो इसके माध्यम से जो यात्री हैं वो अपना खोया हुआ सामान आसानी से ट्रैक कर सकेंगे और उसे वापस पा सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू का निधन हुआ?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है भारत का सबसे पुराना भालू जिसका हाल ही में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू जिसका नाम था गुलाबो, तो इस भालू का निधन हो गया है। गुलाबो देश का सबसे पुराना स्वस्थ भालू था जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। मई 2006 में जब गुलाबो की उम्र 25 वर्ष थी तब उसे एक सड़क कलाकार से बचाया गया था। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का सबसे पुराना जो भालू था उसका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसका नाम क्या था। तो सबसे पहले तो उसका नाम ध्यान रखना है, तो गुलाबो इसका नाम था। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो भालू था ये किस राष्ट्रीय उद्यान में था, तो ये मध्य प्रदेश राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में था जहां पर इसका निधन हुआ है। और तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी कि इसकी उम्र कितनी थी, तो ये 40 वर्ष इसकी उम्र थी। अब दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 29 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखिका कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति भट्टाचार्य। सेवानिवृत्त भारतीय बैंकर अरुंधति भट्टाचार्य ने इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक लॉन्च की। यह पुस्तक भारतीय स्टेट बैंक की, यहाँ पर क्या होगा, भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व महिला अध्यक्ष की आत्मकथा है। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक को हार्पर कॉलेज पब्लिकेशन हाउस द्वारा पब्लिश किया गया है। वह वर्तमान में सेल्सफोर्स इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो कि क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, तो ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व पहली महिला अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य की ये आत्मकथा है। तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है किसने, अरुंधति भट्टाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम सरकार ने। असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस का उपाधीक्षक यानी डीएसपी नियुक्त किया। असम की 24 साल की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पूर्व घोषणा को दोहराते हुए कहा कि गुवाहाटी में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और बोरगोहेन के विधानसभा क्षेत्र सरूर पत्थर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लवलीना बोरगोहेन थी उन्हें असम सरकार ने असम पुलिस का उपाधीक्षक यानी डीएसपी नियुक्त किया है और इन्होंने पिछले साल जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसके साथ ही असम का जो गुवाहाटी है वहां पर एक सड़क का नाम इनके नाम पर रखा जाएगा और इसके साथ ही बोरगोहेन के विधानसभा क्षेत्र सरूर पथ में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना ये सारी घोषणाएं किसने की हैं, असम सरकार ने। अब दोस्तों असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है, तो दिसपुर असम की कैपिटल है। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 14 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंदु मल्होत्रा को। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। कोर्ट ने जांच पैनल में रिटायर्ड जस्टिस के अलावा एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के महापंजीयन को जांच समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पैनल सुरक्षा उल्लंघन के कारणों, उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा उल्लंघन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की जांच करेगा।
तो दोस्तों इसका मामला क्या था कि इस कमेटी के गठन की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 5 जनवरी को वो पंजाब के दौरे पर जा रहे थे। तो इसके लिए वो दिल्ली से भटिंडा के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और अब उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं जा सका। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि वो सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाएंगे। और दोस्तों जब प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो राष्ट्रीय शहीद स्मारक से पहुंचने वाला था, तो उसके करीब 30 किलोमीटर पहले, कितना 30 किलोमीटर पहले जो है उनके काफिले को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। और वो प्रदर्शनकारी जो काफी ज्यादा संख्या में थे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके काफिले को इस तरह से कोई प्रदर्शनकारी घेर लें। जबकि इसकी जो सूचना है वो पहले ही पंजाब के डीजीपी को दी जा चुकी थी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो सड़क मार्ग से पंजाब आ रहे हैं हुसैनीवाला में अपनी दौरे पर। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की जो घटना है वो हुई। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री को कोई प्रदर्शनकारी जो है घेर लें, है ना। तो इसके बाद जो है काफी समय बाद, तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो वापस आया और जो हुसैनीवाला जाने वाले थे वहां पर वो फिर नहीं जा पाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसी की जांच के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक कमेटी का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को। तो दोस्तों ये थे 15 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल का संचालन करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, पहला राज्य। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है सिंगापुर, सी है ए और बी दोनों, और डी है भारत। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।